नमस्कार, वैद्य आशुतोष विलास नानल, नानल हेयर केयर की तरफ से। आज हम बात करेंगे नारिकेल लवण इस कल्पक में। लवण कल्पना, लवण मशी सत्व कल्पना में ही आते हुए रसतरंगिणी ने नारिकेल लवण का उल्लेख किया हुआ हमें दिखता है। कल्प का विचार हम इसी तरीके से करेंगे। कुछ अन्य वीडियो में मैंने अर्क लवण का विचार सामने प्रस्तुत किया है, उसमें लवण के बारे में कि लवण कल्पना के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, उनके क्लिनिकल यूसेज किस तरीके से क्या होते हैं, ये विचार मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो उसी के बारे में हम वापस यहाँ पे मैं प्रतिपादन नहीं करने वाला हूँ। अब नारिकेल लवण का निर्माण विधि अगर हम देखते हैं तो निर्माण विधि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा जटिल निर्माण विधि नहीं है। नारियल आपको बाज़ार से जो भी आप ले आएंगे, इसमें इसको आपको छीलना है। ऊपर की तरफ नारियल की जो 3 आँख हम जिसको कहते हैं, इसमें एक आँख में आप छेद कर सकते हो और पानी समेत इसमें महीन पीसा हुआ सेंधव लवण आपको इसमें भरते जाना है। भरने के लिए प्रयोग आप फनेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी युक्ति प्रमाण आप लगा के इसमें लवण भर सकते हैं। आप लवण इसमें भरते जाइए। आइडियली ये होता है कि आपको निर्मिति कितनी करनी है, तो पहले आप नारियल का वज़न कर ले छेद करने के बाद पानी के साथ, और उसमें नमक भरते जाए, सेंधा नमक। उससे होता क्या है कि एक नारियल में कितना नमक बैठा है इसका अंदाज़ा भी आता है। औसत देखा जाए तो बड़े आकार का नारियल है तो 42 से 45 ग्राम, मैक्स टू मैक्स 52 ग्राम तक सेंधा नमक आप उसमें भर सकते हो। क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, अंदर का जो पानी है, बिकॉज आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नमक उसमें घुलना बंद हो जाता है। इट स्टार्ट सेडिमेंटिंग इन दैट वाटर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो फिर जो पानी जिसमें घुला नहीं है उसको बाहर फेंकना शुरुआत कर देगा ऊपर से। बट थोड़ा पानी ड्यूरिंग द प्रोसेस जब वो जलेगा उसमें रहना चाहिए, ऐसा इसका कंसेप्ट है। तो ये जितने भी नारियल आपको 2, 4, 5, 10 करने हैं, भट्टी में आपको गजापुट में लगाना है, तो उस हिसाब से आप नारियल की एक साथ निर्मिति करके तैयार कर सकते हैं। इनको बाहर से मृत करपट करने का मेरा चलन है। मैं खुद उसको या तो इसके लिए गोपीचंदन, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हो सकता है, गैरिक का इस्तेमाल हो सकता है। कपड़े से लपेट के पूरा सूखने के बाद इसको आँच में फूंक देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये पूरा जल जाता है तो जलने के बाद कपड़ा जो है वो बाहर से पकड़ रखता है और नमक की डली पूरी आपको अंदर अलग मिल जाती है। सो तुलनात्मक रीत्या देयर इज नो वेस्टेज ऑफ दैट सॉल्ट, कि कैसे इसमें आप कटोरे में नहीं रखते हो तो नमक गिर के राख में चला गया, ये चांसेस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए मृत करपट करके लेना ये कभी भी रिकमेंडेड है। इसके लिए सिंपल है, नारियल पूरे एक लेयर रखना है, नीचे वो 2 उपलों का लेयर, बीच में नारियल के लेयर, 2 नारियल के बीच को जगह जो है उसमें वहाँ पे उपलों के टुकड़े टुकड़े करके आपको डालने हैं, जिसमें देयर इज नो इंटर स्पेस जो है ये भी पूरी उपलों से भरी है। और ऊपर से 2 लेयर, ऐसे 5 लेयर का जो सैंडविच है टोटल, ये एक लेयर में 10 से 12 नारियल, अगर 3 बाय 3 की आपकी भट्टी है तो ये एक लेयर एट अ टाइम एक ही लेयर लगाए, हम ऐसा रिकमेंड करते हैं। जब 3 या 4 लेयर एक के ऊपर एक करते हो तो नीचे के जो नारियल है उसमें लवण के गुण अलग आते हैं और ऊपर में आँच कम पड़ती है तो उसके गुण अलग आते हैं। तो लेयर बाय लेयर की एक बार में आपका आधा किलो का बैच लगभग इसमें सरीखा हो सकता है। आपका यदि वॉल्यूम कम है तो एक ही नारियल आप लगा सकते हो कि 10 से 12 उपले लगा के 1 या 2 ही नारियल आपने लगा दिया और पुट लगा दिया उसको, तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब नारिकेल लवण इस कल्प की विशेषता का हम थोड़ा विचार करेंगे। नारिकेल एज अ फल आप देखते हो तो सबसे पहले इट हैज़ अ वेरी हार्ड कवरिंग। उसका पहले ब्रांचिंग पैटर्न, जो बडिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो नारिकेल का जो फूल आता है तो इट हैज़ सीडलिंग्स फॉर मैनी कोकोनट्स, कि छोटे छोटे नारियल उसमें लगते हुए कुछ गिर जाते हैं और बड़े होते हुए पूरा एक झुपका जैसे, गुच्छा जैसे वहाँ पे लगता है। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू कनेक्ट टू अ सेंट्रल लाइन, जहाँ से उसका नरिशमेंट होते रहता है। जो भी पोषण मूल्य पेड़ से पानी के स्वरूप में है, आप खाद डालते हो, वो वहाँ पे हर नारियल तक जा रहा है। बाहर से अंदर तक देखा जाए तो बाहर सबसे जटिल और कठिन कवच है।
जो ग्रीन कोकोनट हम कहते हैं, जिसको शहाड़ा हम मराठी में कहते हैं, कि जिसको छील के कोकोनट वाटर हम पीते हैं, तो दैट इज़ अ हाईली फाइब्रस थिंग विच इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। जैसे जैसे नारियल पकते जाता है वो पीला होते जाता है एंड इट स्टार्ट्स ड्राइंग, उसमें कलर चेंज भी कई बार आता है। इट स्टार्ट्स मैच्योरिंग टुवर्ड्स अ लाइट ब्राउनिश टू ऑरेंजिश शेड डिपेंडिंग ऑन द विच ब्रीड ऑफ कोकोनट यू आर यूजिंग। वो सूखने के बाद, छीलने के बाद अंदर का जो नारियल हम निकालते हैं, कि जिसमें से खोबरा या कोकोनट की गरी, नारियल की गरी जो हम निकालते हैं, कि गरी भी एक टाइम तक आप देखोगे तो कोकोनट का शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, तोड़ने के बाद अंदर की गरी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और उसके बाद में अंदर सबसे जो पानी उसमें रहता है, इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट। एट टाइम्स थोड़ा उसमें कषाय रस भी आपको हल्का सा मिल जाता है या हल्का सा अम्ल रस भी मिल जाता है। तो षड्रसात्मक हम इसको कह सकते हैं क्या? तो कुछ हद तक इसको हम कह सकते हैं कि पूरे एज ए इन होल कॉर्टेक्स देखा जाए तो 6 रसों का प्रेजेंस वहाँ पे मिलता है। अरेंजमेंट देखा जाए तो कठिनतम धातु बाहर से सौम्य धातु अंदर तक, इस तरीके की अरेंजमेंट है कि रस से देखा जाए तो बाहर की तरफ सबसे कठिन धातु है, कठिन से देखा जाए तो अंदर की तरफ सबसे रस धातु है। अगेन सेंधव हम यहाँ पे प्रयोग करें तो सेंधव अंदर जाने के बाद जब वहाँ पे वो सेट हो रहा है कि नारियल का पानी पूरा सोख के सेंधव वहाँ पे पूरा जो है जम गया है, अब जब हम आग लगाते हैं तो बाहर के कॉर्टेक्स से लेके, कड़े पार्ट से लेके, नारियल की गरी से लेके हर चीज़ जल के अपने अपने गुणों का विलोडन आलोडन जो है वो सेंधव नमक पे छोड़ते जा रही है। अभी कल्प का निर्माण देखेंगे कि नारियल के पानी का भी उसमें अंतर्भाव हुआ है, तो रस धातु से लेके जो मस्तिष्कगत जैसे मज्जा होती है, वैसे जैसे हमारे स्कल के अंदर देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू, वैसे ही नारियल में देखा जाए तो मज्जा उसमें अंदर है, कि उसकी गरी है, उसकी मज्जा है। तो रस से लेके मज्जा तक, शुक्र धातु तक, जहाँ जहाँ पे आपको पित्तधरा कला की विकृति दिख रही है या पित्त प्राधान्य की, पित्त की विकृति से जो लक्षण आपको वहाँ पे दिखते हैं, वहाँ पे हर जगह पे प्रसादन कर्म के स्वरूप में लाने के लिए नारिकेल लवण का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रायः देखेंगे तो परिणाम शूल में उसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है, पर वैयक्तिक मेरे चिकित्सा अनुभव में अगर मैं जहाँ पे देखूँ, सो नारिकेल लवण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट्स ऐश ग्रे पाउडर रहता है। अगर इसका पाक कच्चा रहा तो ये कई बार फिर थोड़ा डार्किश शेड की तरफ जाता है, पर नारिकेल लवण काला नहीं रहता है इतना तो पक्के से, जैसे अर्क लवण में मैंने आपको बताया। और इसमें अंतर्धूम और बहिर्धूम विधि से कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, या इसको अंतर्धूम विधि से आप उतना पॉजिटिवली या अच्छी तरीके से निर्माण भी नहीं कर पाते, उसको ये प्रायः बहिर्धूम तरीके से ही निर्माण होता है। अभी चिकित्सा के बारे में देखा जाए अगर, तो सप्तधात्वाग्नि वैगुण्य जहाँ पे है कि रस धातु से लेके शुक्र धातु तक सभी धात्वाग्नियों का वैगुण्य वहाँ पे हुआ या अग्नि क्षीण हुई है, वहाँ पे इन अग्नियों का परिपालन करके धातु की सही मात्रा में वृद्धि करने के लिए नारिकेल लवण ये बहुत अच्छी दवा है। रस धातु में अगर देखा जाए कि हम जैसे रस प्रदोष में अश्रद्धा, अरुचि ये लक्षण देखते हैं कि जहाँ पे अरुचि लक्षण है, तो ये अरुचि लक्षण जो आता है ये धातुगत अवस्था में जब पाचन होता है कि रसगत आम या साम दोष की अभिव्यक्ति जब तक है कि मैंने अभी खाना खाया है और मुझे खाने की इच्छा नहीं है, अभी का खाया हुआ शाम तक पचा नहीं है, वही डकारें आ रही है, मुंह में स्वाद नहीं है, ये अजीर्ण हुआ है। पर रस धातुगत आहार रस होने के बाद उसका पचन जब नहीं हुआ है तो वहाँ पे जो अरुचि आ रही है वो रस धातुगत अजीर्ण का या फिर साम दोष का हमें विचार वहाँ पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे वायु साम होने के बाद रसगत हो रही है या पित्त हो रही है या धातु या कफ हो रही है, इसके ऊपर लक्षणों का भेद हमें समझ में आता है और वो क्लिनिकली दिखता भी है। तो ये अवस्था में उसके बाद रक्त धातु पे आते हैं। रक्त ये अकेली धातु ऐसी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो
पांचों महाभूतों का इक्वल डोमिनेंस एट एनी गिवन पॉइंट आपको दिखता है। जैसे विस्रता, द्रवता, रागा, स्पंदनम, लघुता तथा, कि विस्रता पृथ्वी से आ गई, द्रवता जल से आ गई, राग ये अग्नि से आ गया, स्पंद ये वायु से आ गया, और उसका लघुता जो है वो आकाश से आ गई। यहाँ से देखा जाए तो रक्त के मामले में देखा जाए, लवण है, नारिकेल का उसके ऊपर संस्कार है, तो रक्त की मात्रा में वृद्धि ये नहीं करेगी, पर रक्त में गत जो दोष है, रक्त में गत जो पित्त है, इसका न्यूट्रलाइजेशन या कुछ हद तक इसके गुणों का विपरीत काम करके इनका न्यूट्रलाइजेशन हम जिसको कह सकते हैं कि अम्ल, अगर पित्त का प्रकोप देखा जाए तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, इसमें दो गुणों का अगर बाइफर्केशन देखते हैं कि स्निग्ध और द्रव, जो द्रव प्रधान गुणों का वर्ग है वो अलग तरीके से काम करता है और वो स्निग्ध प्रधान है वो अलग तरीके से काम करता है। तो नारिकेल लवण जैसा कल्प है, ये दोनों तरीके के जो अतिरिक्त द्रव मात्रा में भी वृद्धि है, अम्ल स्वरूप का पित्त है कि शुक्ताम्लोदगिरण लक्षण रहता है कि पेशेंट को उल्टी थोड़ी सी ही होती है पर वो एकदम खट्टा ऐसे एकदम पीले रंग का या इस तरीके का, और फिर बाद में गलत आलू शोष रहेगा, गले में बहुत ज़्यादा जलन रहेगी और थोड़ा सा 1-2 चम्मच इतना ही पित्त गिरेगा। और दूसरी अवस्था होती है कि जिसमें पेशेंट को बेसिन भर के उल्टी हो रही है, एकदम खट्टा पानी है और बाकी कुछ नहीं है। तो ये दोनों अवस्था में जो मज्जागत लक्षण जाते हैं, शिरशूल के लक्षण दिखते हैं या बाकी मज्जागत लक्षण है, खालित्य है, पालित्य है, वहाँ पे नारिकेल के लवण का प्रयोग आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो या आपको करना चाहिए। इसके बाद दूसरी अवस्था देखते हैं कि नारिकेल लवण का प्रयोग कहाँ पे करना है। अम्ल पित्त जैसी व्याधि में आप देखते हो कि अम्ल पित्त में प्रायः विकृति क्या है कि अम्ल गुणात्मक पित्त का ही निर्माण शरीर कर रहा है, कि the consistency and quality which logically should be produced for a effective digestion, that is not being synthesized, that is not being produced. So in Amla Pitta, the problem is at a level of synthesis of Pitta. This is what I would like to share. तो सिंथेसिस के लेवल पे जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे नारिकेल लवण इन कॉम्बिनेशन विथ अभिपत्तिकर चूर्ण, कि अभिपत्तिकर अम्ल पित्ताधिकार में आया हुआ है या पित्त का रेचन वहाँ से उसको स्थान से च्युत करके अग्नि की वृद्धि करके व्याधि ठीक करने वाली चीज़ है। तो नारिकेल लवण इसके साथ कंबाइन करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स, अलग तरीके से रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सेम वेज इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभिपत्तिकर को फॉर्मुलेशन मॉडिफाई करके उसमें अराउंड आपका 1 किलो अगर अभिपत्तिकर है तो 1 किलो में अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ नारिकेल लवण आप इसमें मिला सकते हो, जिससे एक स्टैंडर्ड डोज आपका अभिपत्तिकर के साथ जाने वाला है। अगर आप अभिपत्तिकर को ग्रंथ में देखेंगे तो अभिपत्तिकर का 1 ग्राम का डोज इज अराउंड 8 ग्राम्स, जो खाने के पूर्व और खाने के मध्य में लेना चाहिए। तो 4-4 ग्राम दोनों बार अगर लेना है तो खाने के पहले ली हुई चीज़ अपान काल में काम भी करती है और मध्य में ली हुई चीज़ जो है ये समान काल पे काम करती है। अभिपत्तिकर मैं पर्सनली अभिपत्तिकर रात में विरेचन के हेतु से या फिर संवसन मृदु विरेचन जहाँ पे देना है उस हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। और अम्लपित्त के रुग्ण है वहाँ पे जो प्रागभक्त स्वरूप में अभिपत्तिकर 4 ग्राम आप इस्तेमाल करने हो, वो प्रायः स्वरूप में अग्नि पे काम करती है कि अग्नि ये पित्त के माध्यम से या पित्त से मिलने के बाद पचन का कार्य करने में सक्षम होती है। यह अकेले अग्नि पचन वहाँ पे नहीं कर सकती है। तो जिस प्रति का, जिस गुण का पित्त स्रवित होने वाला है उसके ऊपर भी ये निश्चित होता है कि अग्नि की काम किस तरीके से होगी। तो इसीलिए प्रागभक्त काल में जो आप अभिपत्तिकर प्रयोग करेंगे वो अग्नि पे काम करेगा, और मध्यभक्त काल में या समान काल में जो अभिपत्तिकर आप प्रयुक्त करेंगे वो आहार रस पे काम करना शुरुआत करता है, कि पहले पचन के बाद में जो आहार रस व्यान के बल से पूरे शरीर में निक्षेपित होने वाला है वो फिर इस अभिपत्तिकर के गुणों से और उसके साथ में जो नारिकेल लवण हम कंबाइन करेंगे इनके साथ आलोड़ित होने वाला है। तो ये एक भेषज के साथ इसको किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है। परिणामशूल में नारिकेल लवण का साक्षात उल्लेख है, परिणामशूल में उपयोग होता ही है। नारिकेल लवण को भी मैं सिद्ध जल स्वरूप में इस्तेमाल करता हूँ कि अगर
एक्यूट शूल है तो अराउंड 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक का नारिकेल लवण का डोज सीधे गुनगुने पानी में घोलना है और वो पानी पी जाना है, एंड दैट वर्क्स एक्सेलेंट। उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इवन स्थानिक अगर अजीर्ण हुआ है तो वहाँ पे भी नारिकेल लवण इस तरीके से प्रयुक्त किया जाए तो हमें उसका नारिकेल लवण का लाभ आपको अच्छा मिल जाता है। इसके बाद में कहाँ पे नारिकेल लवण का प्रयोग हम और करना मैं उचित समझूंगा, तो पित्त के प्रकोपित अवस्था या अतिजीर्णकालीन अम्ल पित्त से जो धातु नाश हुआ है, प्रमेय में है या और कोई व्याधियाँ होंगी, वहाँ पे सब जगह पे नारिकेल लवण का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। खास करके 9 प्रकार के जो शिरोरोग बोले हैं वहाँ पे नारिकेल लवण का प्रयोग ये काफ़ी अच्छे स्वरूप में लाभदायी मिलता है। सूर्यावर्त में है या फिर अर्दित होगा, अर्दित नहीं अर्धावय भेदक होगा, इस सब में नारिकेल लवण तत्त कल्पों के साथ मिला के आप प्रयुक्त करें, आपकी चिकित्सा के में एक वैल्यू एडिशन डेफिनेटली होगी। इन बोथ द टर्म्स लाइक लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट की रिजल्ट आ जाए और पेशेंट 4 महीने बाद आपको बोल रहा है कि डॉक्टर साहब वही तकलीफ वापस हो रही है, पर ये नारिकेल लवण और ये कल्पों के साथ क्या है कि अपुनर्भवत्व ये जो पार्ट है ना, ये सटली इट केटर्स दैट पार्ट ऑफ ये ट्रीटमेंट कि वाइल इट इज़ ट्रीटिंग इट इज़ मेकिंग श्योर दैट कि अपुनर्भवत्व भी वहाँ पे आने वाला है और वही व्याधि धातुनाश या खवैगुण्य को रिकवर करना या ठीक करना, ये भी वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें साथ में मिलती है। इसलिए मैं थोड़ा नारिकेल लवण का रिकमेंडेशन आपको करना चाहूँगा। आपकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पे नारिकेल लवण का मैं और कहूँगा कि जहाँ पे सीमेन एनालिसिस में अगर देखा जाए कि मेल इनफर्टिलिटी में पर्टिकुलरली मोटिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ रहते कि मोटिलिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग, तो वहाँ पे आप जो कल्प इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नारिकेल लवण इफ़ कंबाइंड विद देम डेफिनेटली मोटिलिटी में अच्छा काम करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अभ्रक भस्म के साथ नारिकेल लवण का काम बहुत अच्छा होता है कि देयर इज़ नो स्पर्म का सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है कि दे आर नॉट गेटिंग प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे नारिकेल लवण अभ्रक भस्म के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। ये सिंपल चीज़ें हैं कि अभ्रक का अगर आप स्पेसिफिक गुण देखोगे तो अभ्रक को शुक्र संजनन कहा है। अब संजनन शब्द जब आता है तो वो संकर्षण की विशेषत्व से शुक्र संजनन है, तो इसीलिए फिर नारिकेल लवण जैसे कल्प उसके साथ कंबाइन होने से वो स्पेसिफिक एक्टिविटी और ज़्यादा एनहांस हुई हमें मिलती है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल नारिकेल लवण के बारे में इतना रहेगा। आपके कुछ बाकी क्वेश्चंस कमेंट्स है तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।